हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और आज हम सबका क्लास 7 जो पॉलिटी है उसका लास्ट चैप्टर है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 चैप्टर को कवर करेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम है संचार माध्यमों को समझना। जैसे कि आप सब समझ सकते हैं, संचार का मतलब ये जो मीडिया है, जो मोबाइल है, रेडियो है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है, दूसरे चैप्टर के शीर्षक का नाम है कि बाजार में एक कमीज। तो जैसे कि इस ये जो कमीज या टी शर्ट है, इसमें आप सब देख सकते हैं अनेक प्रकार के बताया गया है कि जैसे पहले देखिए रुई को दिखाया गया है, रुई के बाद उसको कैसे रुई रुई से बीए को या उसके बीज को अलग किया जाता है, फिर उस रुई से रेशम कैसे बनाई जाती है, रेशम से फिर कितने प्रोसेस होकर, वाकई में कितने प्रोसेस होकर तब जाकर एक टी शर्ट या कमीज बनता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन 2 चैप्टरों से करीब-करीब 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए, जहाँ-जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ़ वहीं-वहीं हाइलाइट करके हम आप सबको बताएँगे। तो अच्छे से बस ध्यान लगाकर सुन लेना। बस आप सबको बार-बार बताए हैं, जो एसएसटी जो पेडालॉजी होता है 20 नंबर का, इन्हीं 6, 7, 8 के एनसीईआरटी का जो पॉलिटी है, इसी से बनता है। तो देखिए दोस्तों, तो पहला है कि संचार माध्यमों में को समझना। तो जैसे देखिए, यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आप समझ जाएँगे कि वाक़ई में इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, लिखा गया है कि टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन-सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएँ पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर पर आपको क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा उपयोग क्या करते हैं? बताया गया आगे कि जैसे प्रायः सामूहिक सामूहिक जो होता है, रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आगे बताया गया कि मीडिया, इस पाठ में जो ये पाठ है, ये मीडिया क्या है वो प्रमुख मानी जाती हैं। बताया गया आगे देखिए, और इस मीडिया के बारे में हम सब और विस्तार से पढ़ेंगे। तो आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि वाक़ई में संचार का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पहले क्या होता है कि संचार का मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, भी ये भी एक संचार का माध्यम रहता है। पर इसी अब बात करने की जो करते हैं, अर्थात इस बातचीत करने के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं, उसी को हम सब संचार के माध्यम बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि स्थानीय मेल के दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आपने देखा आपने देखा अभी यहाँ चित्र में आपने देखा, ये सब क्या है? एक संचार के माध्यम ही हैं। ये सब एक संचार के माध्यम ही हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, यहाँ से ये बस यहाँ पूछा जाता है कि जनसंचार का माध्यम क्या है? मास मीडिया। आगे देखिए, यहाँ पर बताया जाता है कि तकनीकी या मशीनों को बदलकर अत्यधिक जो बन रही है, संचार के माध्यमों में अधिक लोगों तक पहुँचने में मदद करती है। इससे ध्वनि और इससे ध्वनि और चित्रों के माध्यम से गुणवत्ता और सुधार लाया जा सकता है। तकनीक, इससे भी क्या होता है? अधिक कुछ होता है। देखिए, आगे बताया गया हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की जो कल्पना है वो कठिन मात्र हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक टेप रिकॉर्डर भी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ओल्ड जो पहले-पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था, उस कंप्यूटर के भी यहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ पर है कि संचार माध्यम माध्यम और धन। तो देखिए, लिखा गया है कि संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तरीके अत्यधिक खर्चीले होती हैं। जैसे कि आप सब समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था कि किसी के एक दूसरे से बातचीत करने के लिए
कहीं जाकर वहाँ पर किसी भी टाइम को, जैसे मान लीजिए किसी से बात करना रहता था तो वहाँ पर क्या रहता था कि टाइम को स्पेंड करके बातचीत कर सकते थे। आपको पैसा की ज़रूरत नहीं लगती थी। पर अगर अगर मान लीजिए सपोज़ अगर इस समय मोबाइल से ही बात हो जा रही है, पर उसके भी पीछे क्या खर्च तो लग रहा है। तो यहाँ पर बताया गया कि ये जो संचार का माध्यम है ये बहुत खर्चीला है। आगे बताया गया कि ज़रा जो टीवी है स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठकर इनमें लाइट, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्डर करते हैं। ये सब जो संप्रेषण अर्थात बातचीत करने के क्या है, एक माध्यम ही हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पर आप सब चित्र देख सकते हैं, चित्र को देखकर आप सब समझ सकते हैं। आगे देखिए, लिखा गया है संचार माध्यम में लोकतंत्र। तो देखिए लिखा गया है कि लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें से घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यम में जो नागरिक होते हैं, नागरिक के जान अर्थात बताया गया जान जा सकती है ना। आगे बताया गया सरकार किस प्रकार काम कर रही है, इन 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 लोगों को चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकती है। ऐसे संबंध में मंत्री को पत्र लिख सकती है, सार्वजनिक विरोध कर सकती है, हस्ताक्षर अभियान कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, कुल मिला जुला कर ये बताया जा रहा है कि अगर आप चाहें तो संचार माध्यम से अपने हर एक चीज़ को, हर एक बात को सार्वजनिक रूप से किसी के पास भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए बताया गया है कि वो भी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस समय संचार के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप सब समझ सकते हैं। आगे देखिए, इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो संचार माध्यम स्वतंत्र है, इतना जान लेना कि जो संचार माध्यम है वह स्वतंत्र है। और बताया गया इसके दो कारण भी हैं। देखिए पहला कारण क्या है कि सरकार को उन पर नियंत्रण रखना, अर्थात स्वतंत्र तो है मीडिया, अर्थात जो भी है स्वतंत्र है ना, पर बताया गया कि सरकार उन पर नियंत्रण भी रखती है। पहला बताया गया कि जब सरकार समाचार के किसी भी अंश, फिल्म, किसी भी दृश्य या गीत को किसी के अभिव्यक्ति के जन समुदाय के तक पहुंचाने में प्रतिबंध भी लगा सकती है। आगे बताया गया कि तो इसे क्या कहते हैं, अगर जो पहुंचाती है जन संचार तक, उसको क्या बोलते हैं, बताते हैं कि उनको हम सब बोलते हैं सेरशिप। याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरशिप बोलते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पर बताया गया कि जब सरकार समाचार किसी अंश, फिल्म, किसी सदृश गीत की किसी की अभिव्यक्ति की समुदाय तक पहुँचाती है तो उस पर प्रतिबंध अर्थात उस पर जो प्रतिबंध लगा दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसे हम सेंसरशिप कहते हैं। तो इस बात को याद रखना। अर्थात कोई भी जैसा मैटर, प्राइवेट जो मैटर रहता है या कुछ भी ऐसा मैटर रहता है, उस पर जो सरकार जब कोई रोक लगा देती है तो उस रोक को हम सेंसरशिप कहते हैं। आगे देखिए बताया गया, तो यहाँ पर आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर देखिए एक चित्र के माध्यम से आप सबको दिखाया गया है कि ये सब कैसे हमेशा मीडिया और हर एक चीज़ के माध्यम से हाईलाइट होती रहती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर देखिए, यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं आप कि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठित, जैसे बताया गया कि जो कुछ रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, आगे बताया गया देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकाशित देखिए किसे कहते हैं। तो लिखा गया है जैसे इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्टों को, जो लेखों, साक्षात्कार, विवरण आदि से जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है, इन्हें हम बहुत अधिक लोगों तक पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे कि अभी हम सब बताएं सेंसरशिप किसे कहते हैं। बताया गया कि जो भी समाचार पत्र है, कोई भी समाचार है, उसको
सरकार के द्वारा जब उस पर रोक लगा दी जाती है तो उसको हम सेंसरशिप बोलते हैं। आगे बताया गया प्रसारण क्या होता है, तो आप सब समझ सकते हैं। इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो कार्यक्रम संबंधित हुई जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है, अर्थात जिन्हें क्या किया जाता है कि बहुत बड़े लोगों तक पहुंचाया जाता है, अर्थात जितनी संख्या होती है, अर्थात जिस माध्यम से भी अधिक लोगों के पास पहुंचाया जाता है उसे हम प्रसारण कहते हैं। सार्वजनिक विरोध भी समझ सकते हैं, इस प्रश्न में ही उत्तर है। तो आगे देखिए, अब हम सबका जो अगला चैप्टर है, तो देखिए इस चैप्टर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए लिखा गया है कि बाजार में एक कमीज, तो यहाँ पर आप इस कमीज अर्थात जो टी शर्ट है इसमें देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होकर एक कमीज का निर्माण अर्थात एक टी शर्ट या कोई भी एक वस्त्र का निर्माण होता है। कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं रुई है, फिर इस रुई को फैक्ट्री में जाकर उस बीज को निकाला जाता है। बीज निकालने के बाद रुई से रेशम कैसे बनते हैं, रेशम फैक्ट्री में जाकर उसको जो इकट्ठा होकर ऐसे बनाया जाता है उसको उसके बाद क्या होता है, उससे कपड़े कैसे बनते हैं, कपड़े बनने के बाद किस किस प्रोसेस से हमारे पास आता है, आदि इन सभी बातों को हम सब पढ़ेंगे। तो देखिए यही सभी इसमें लिखा गया है। तो आगे देखिए यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए ई रोड का कपड़ा बाजार। देखिए लिखा गया है कि तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु है वह सप्ताह में 2 बार लगाने वाला ई रोड का कपड़ा बाजार संसार के जो विशाल बाजारों में से एक है। तो कभी पूछ सकता है कि सबसे ई रोड कपड़ा बाजार कहाँ फेमस है, तो जो ये तमिलनाडु में है, जो हफ्ता में 2 बार लगाया जाता है। यह विश्व भर में बताया गया, ये संसार भर में फेमस है। आगे बताया गया कि इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी है और बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यकाल हैं, जो बताया गया कि जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत शहरों के अन्य व्यापारियों भी इस बाजार में आते हैं, अर्थात बताया गया कि दक्षिण भारत के भी यहाँ पर आते हैं। कहाँ, तमिलनाडु में। आगे देखिए बताया गया कि बाजार के दिनों में आपको बुनकर भी मिलते हैं, जो व्यापारियों के आर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। व्यापारी देश व विदेश में वस्त्र का निर्यात करते हैं, अर्थात बेचते हैं। आगे बताया गया निर्यात जो होते हैं उनके आर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराता है। सूत खरीदते हैं और बुनकर को निर्देश अर्थात ऑर्डर देते हैं कि किस प्रकार कपड़ा तैयार करना है। निम्नलिखित उदाहरणों को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ना। तो आप देखिए इसी व्यवस्था को एक है, इसमें देखिए अगर इस चैप्टर से पूछा जाता है तो यही प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए बताया गया कि एक दादर व्यवस्था होती है, दादन व्यवस्था होती है। अब इस दादर व्यवस्था को क्या कहते हैं, देखिए बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार किया जाता है। अब देखिए इस व्यवस्था को कैसे किया जाता है, अर्थात इस व्यवस्था के बारे में आप सब पढ़ें। तो देखिए लिखा गया है कि जो कपड़ा उपलब्ध कराते हैं, जो ऑर्डर मिलता है उनके आधार पर व्यापारी क्या होते हैं, बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। अब देखिए बताया गया, ध्यान से सुनना। देखिए लिखा गया है बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं। जो बुनकर होते हैं वह व्यापारी से सिर्फ सूत लेते हैं, अर्थात जो कपड़ा बनता है वो सिर्फ सूत लेते हैं, उनसे तैयार कपड़ा देते हैं और सूत लेकर और उन्हें तैयार कपड़ा देते हैं, अर्थात उन्हें कहीं जाना नहीं है कोई कुछ खरीदने। व्यापारी जो आते हैं वह अपना सूत अर्थात जो कपड़ा का जो रेशम है उसको देते हैं और बुनकर को देते हैं और बुनकर उनको कपड़ा बनाकर देता है। देखिए बताएगा इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ होता है। अब देखिए क्या लाभ होता है, बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बनाने में न जो तैयार कपड़ा है, रेशम है, उसको बेचने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बताया गया कि जैसे कोई व्यापारी है वह सूत से बुनकरों को देता है ना, तो बुनकर को कहीं पर भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, खरीदता नहीं है, वो व्यापारी अपने आप देता है और उस बुनकर सिर्फ कपड़ा को बनाकर व्यापारी को देते हैं, अर्थात बुनकर को बेचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए बताया गया कि
सूत खरीदने के लिए पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने के लिए भी उन्हें बुनकर को क्या बोलते हैं उसको, उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे बताया गया बुनकर को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है, अर्थात जो व्यापारी होता है वो बता देता है कि हमें ये कपड़ा इतना बनाना है, इतना क्वांटिटी में बनाना है। आगे बताया गया कि कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारियों पर बनी निर्भरता से चलने वाली व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बना रहता है। वे आर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाना है और कितने बनाना है। बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं होता है जिसके लिए कपड़ा बनाया जाए, क्योंकि वो जो बनाया जाता है, जो कंपनी में जो मशीन वगैरह लगते हैं, तो उनके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं रहती है। आगे बताया गया कि किस कीमत पर बेचा जाए कपड़ा बाजार में। व्यापारी यह कपड़ा पहनने के लिए वस्त्र बनाने, कारखानों को बेचने आदि सभी बातों को इन सभी बातों को जो बुनकर होते हैं, इन सभी बातों का उन सबके पास समाधान नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए वे जो धागा होता है, उस धागा को वो मान लीजिए पा गए किसी तरह से ही, मान लीजिए वो अपने घर या खेत में उगा लिए। उगाने के बाद उन सबको बहुत जान लीजिए ऐसा नहीं होगा कि जो होते हैं कि उनका जो मशीन होता है बनाने के लिए, फिर उसके बाद बना लिए, चलिए ठीक है, उसको कहाँ पर बेचेंगे, तो इन सब बातों को उन सब बुनकरों को पता नहीं रहता है। बस इसलिए वे व्यापारियों के क्या अंडर में रहते हैं। आगे बताया गया कि देखिए बताया गया कि बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर, जो बुनकर होते हैं वे सारी अपनी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज पर ऋण लेकर खरीदते हैं। एक घर का मूल्य, जैसे बताया गया कि एक घर का मूल्य 20,000 होता है और छोटी बुनकरों जो होते हैं वे 40,000, अर्थात जो छोटे होते हैं वे मिलकर 40,000 तक इन्वेस्ट करते हैं, अर्थात अपना कर देते हैं। बताया गया अकेले काम नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, उनके घर वाले भी उनके साथ देते हैं ना। फिर आगे देखिए बताया गया व्यापार और बुनकर के बीच ये व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। तो इस बात को याद रखना। अब देखिए यहाँ पर बस इतना है कि जैसे देखिए बुनकर जो थे और व्यापारी, तो व्यापारी जो था वह सिर्फ और सिर्फ बुनकर को रेशम देता था और वे रेशम देने के बाद उनको मतलब जो भी होता था एक ड्यू कर देता था या बता देता था कि आप इतने कपड़े बनाएंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे बस। तो इस व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहा जाता है। तो बस इतना याद रखना दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। तो दिल्ली इतना फेमस है कि आप सब समझ सकते हैं, बहुत बहुत कपड़े दिल्ली से आते हैं। तो दिल्ली से और निर्यात और आयात भी होते हैं, बस यही बताया गया है। तो आगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखिए बताया गया है कि कोई भी कपड़ा होता है वह फैक्ट्री से लेकर, बुनकर से लेकर हमारे पास कैसे पहुँचता है और उसके जो मूल्य होते हैं उस मूल्य में कितना बढ़ोतरी, कितना हर एक चीज़ होता है, इसमें बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या समानता होती है बाजार में। तो आप सब देख सकते हैं समानता क्या होती है। आगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जैसे एक एक पॉइंट है कि जीनिंग मिल। आप देखिए जीनिंग मिल क्या होता है, वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोले के जो गोले में जो गोले होते हैं रुई के, उनके बीज को अलग किया जाता है। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाया जाता है, इसे हम जीनिंग कहते हैं। तो इस बात को याद रखना। निर्यातक समझ सकते हैं आप, जो व्यक्ति विदेश में माल को बेचता है उसे हम निर्यातक बोलते हैं। आगे है मुनाफा भी समझ सकते हैं, जो फ़ायदा होता है उसे हम मुनाफा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। देखिए इस चैप्टर में बस इतना ही, जितना हम बताएं इतना ही, कहीं कहीं से बस प्रश्न उठाता है, कभी कभी 2 या 3 प्रश्न उठाता है। तो यहाँ से जो बताएं हम संचार के माध्यम में जो बताएं एक आध 2 पॉइंट, और यहाँ पर एक जो था दादर व्यवस्था, बस यहाँ से एक 2 प्रश्न उठाता है। तो चलिए अब मिलते हैं क्लास 8 के हिस्ट्री में। तो जो क्लास 8 का जो हिस्ट्री है, आप क्लास 7 और 6 ये तीनों हमारा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी ये तीनों समाप्त हो गया है। और कल से अब हम सबका क्लास 8 का हिस्ट्री और जियोग्राफी, पॉलिटी ये अब तीनों चलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में।